Hello and welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. Students, आज हम सीखेंगे figure of speech और इस वीडियो में हम जानेंगे that what is figure of speech, उनके types और उनके examples। और हाँ, भूलिएगा नहीं that at the end you have to like, share and subscribe with your friends। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले what is figure of speech। फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर नॉर्मल मीनिंग। और एग्जैक्टली मैं बोलूं तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं दे प्रोवाइड एम्फेसिस, फ्रेशनेस एंड एक्सप्रेशन और क्लैरिटी। मतलब ये जो होता है ना, वो सेंटेंस को एक एडिशनल मीनिंग देते हैं, नॉट एग्जैक्टली विच इज सेड लिटरली ओवर हियर। मतलब लिटरल मीनिंग को बदल देते हैं ये। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं बच्चों, तो टाइप्स में मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस दिए हुए हैं या फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, इरोनी, pun, anaphora, synecdoche, paradox and symbolism। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अलावा भी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जैसे कि रिफ्रेन, एंटीथेसिस, एपिथी एंड मैनी मोर। तो उन सारे टॉपिक्स को मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। सो हियर वी गो। Our first poetic device is simile। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सिमिली एग्जैक्टली होती क्या है। तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है कि सिमिली बेसिकली एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है या एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, तो वहाँ पर हम उसको डिटेल्ड मैनर में दिखाने के लिए लाइक और एज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एज का कि हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। मतलब मैंने यहाँ पे उसके बालों का कंपैरिजन सन से कहा है, उसके गोल्ड कलर से करा है। उसी तरह से द बर्ड इज एज स्वीट एज शुगर, मतलब बर्ड की जो आवाज़ है वो इतनी स्वीट है जैसे कि शुगर की तरह। तो यहाँ पे बर्ड की स्वीट और मेलोडियस आवाज़ को कंपैरिजन हमने शुगर से किया है। ओके, अगर मैं इसी की नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सिमिली में लाइक और एज का यूज होता है, वहीं पर मेटाफर डायरेक्टली अपनी बात को कहता है। जैसे कि ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, मतलब पूरा संसार एक स्टेज की तरह है। वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। अगर हम इसको लाइक अ स्टेज कहेंगे तो वो सिमिली हो जाएगा, लेकिन ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज कि पूरा संसार एक स्टेज है, तो ये एक पोएटिक डिवाइस हो जाएगी मेटाफर। उसी तरह से माय फादर इज द किंग, अब आपके फादर किंग की तरह है तो लाइक, लेकिन माय फादर इज द किंग में भी आपने अपने फादर को किंग से कंपेयर किया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे। बच्चों इस पोएटिक डिवाइस का नाम है एलिटरेशन। एलिटरेशन का बेसिकली अगर हम उसको याद करने की कोशिश करें, सो ए डबल एल में जो डबल एल है वो एक तरह से आपको ये याद करा देगा कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं और उस पर स्ट्रेस दिया जाता है तो वहाँ पर हम पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है, शी सेल्स, शी सेल्स, शी शेल्स बाय द सी शोर। मतलब वो एस और एस का रिपीटिशन हुआ है यहाँ पर। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन आएगी। जैसे कि निक नीडेड न्यू नोटबुक में एन इज रिपीटेड ऑल द टाइम। Our
Our next poetic device is just similar to this, but it is little different from the previous one. मतलब repetition जो हमारी next figure of speech या poetic device है, वो हमारी alliteration से थोड़ी सी different है, क्योंकि alliteration में consonant sounds alphabets repeat होते हैं, वहीं पर repetition is an act जिसमें आपका words, sound और phrases repeat होते हैं. It is used to stress key points or to achieve a certain rhythm, tone और style. जैसे कि आप लोगों ने राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर की एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर डिड एवरी बोट दैट सिंग, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. तो यहाँ पर वाटर और वाटर जो है वो रिपीट किया गया है जस्ट टू गिव इट मोर रिदम, जस्ट टू गिव इट मोर एम्फेसिस ऑन द वर्ड दैट इज हियर वाटर. तो चलिए अब हम पहुँचते हैं अपनी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस में. Yes students, हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस और कोई नहीं बल्कि इट इज नेम्ड एज पर्सोनिफिकेशन. अब बच्चों आप तो नाम से ही समझ रहे होंगे कि द थिंग विच इज टॉकिंग समथिंग अबाउट पर्सन. तो जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल या किसी आइडिया को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज की जाती है personification. Yes students, personification means personifying any object, any non-living thing, an animal or idea. अब मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो द फ्लावर नॉडेड इन रिस्पेक्ट. अब ये तो आपको पता है कि फ्लावर नॉड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिलाया सर, तो वो एक एग्जाम्पल है. द विंड हाउल्ड, विंड कभी भी हाउल नहीं कर सकती है लेकिन उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, मतलब वो इंसान की तरह एक्ट कर रही है, तो दैट इज व्हाई हियर इट इज एज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. अब बच्चों ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ यूज किया जाता है, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड एक ही जगह पर एक के बाद एक आते हैं, मतलब नेक्स्ट वन आफ्टर द अदर. जैसे कि ही फेल्ट स्वीट सॉरो. अब बच्चों ये तो आपको पता है कि सॉरो मतलब दुख एंड स्वीट मतलब उसको मीठा दुख. तो किसी को कहते नहीं है कि मुझे मीठा सा दर्द हो रहा है. हाउ कैन अ पेन बी स्वीट? उसी तरह से द सिचुएशन इज स्ट्रगलिंग ईज. अब स्ट्रगल का मतलब तो आपको पता है, उसी तरह से ईज का मतलब कंफर्ट हो गया. तो स्ट्रगल और कंफर्ट एक साथ कैसे आ सकता है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स एक के बाद एक यूज हो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बच्चों हाइपरबोल. अब आप जानते होंगे हाइपर, हाइपर मीन्स एक्सट्रीम. अब यहाँ पर हम इसके नाम से ही समझ लेंगे कि हाइपरबोल एक ऐसा टर्म है which uses or which use exaggeration to add or a more dramatic meaning to the sentence. मतलब अगर हम इसको सीधी भाषा में बोले तो बच्चों कि जब भी किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि जो एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं, तो वहां पर हम पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं हाइपरबोल. जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है कि ही इज ओल्डर देन डस्ट. अब यहाँ पे डस्ट कोई धूल के बारे में यूज नहीं किया, यहाँ पे उसके पुराने होने पे यूज किया गया है. तो वो इतना पुराना है जैसे कि धूल है ना. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पोएटिक डिवाइस उसी तरह से कह सकते हैं ही इज एज टॉल एज आईफिल टावर व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपोइया भी बहुत से लोग इसको कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इट इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया, जिसका मीनिंग बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें तो ओनोमोटोपिया जो वर्ड्स होते हैं, जो पोएटिक डिवाइस होती है, वो हमेशा साउंड को डिस्क्राइब करती हैं. विच रिसेंबल्स द साउंड इट इज डिस्क्राइबिंग. मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमल को या किसी चीज का जो साउंड वो रिप्रेजेंट करती है, वो उसी चीज के साउंड को सीधा वैसे ही रिप्रेजेंट करेगी जैसा वो साउंड होता है. जैसे कि अगर आप किसी चीज को टिक 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 बात करते तो वी नो वेरी वेल वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉच. तो द वॉच टिक्स लाउडली. वॉच बहुत तेज टिक 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 कर रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड. द बी इज बजिंग. सो बजिंग इज द साउंड ऑफ बी.
समझे बच्चों? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है आयरनी। व्हाट इज एन आयरनी बच्चों? Irony is basically used to convey exact opposite meaning of what is said. मतलब जो कहा जा रहा है सेंटेंस में, जो मीनिंग होगा उसका वो एक्चुअल इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को ना लेकर एक अपना एग्जाम्पल आपको बताऊं कि लाइक सम टाइम इट हैपेंस कि दैट यू नो दैट द फ्रंट पर्सन, जो आपके सामने बैठा हुआ इंसान बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बट यू आर सेइंग ओह माय गॉड यू आर सो इनोसेंट। दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट द चाइल्ड इज नो मोर इनोसेंट, वो बच्चा इनोसेंट नहीं है। उसी तरह से द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड। अब यू नो वेरी वेल फायर स्टेशन का काम होता है आग को बुझाना, तो वो कैसे ग्राउंड को जला सकता है? समझे ना बच्चों? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कहा गया है उसका ऑपोजिट होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पन। पन क्या होता है बच्चों? पन इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्लेइंग विद द वर्ड्स। अगर मैं बोलूं कि इसका यूज बेसिकली क्या होता है बच्चों, कि जो वर्ड कहा गया है उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, एक सेंस उसका डिफरेंट बनता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पन इज यूज फॉर डुअल मीनिंग्स। जैसे कि कोई एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। ही डील्स इन स्टील, तो वो या तो स्टील का धंधा करता है, मतलब उसका वो व्यापार करता है, उसका बिजनेस करता है, या वो क्या है, ही डील्स इन स्टील, मतलब या तो वो बेसिकली उस पर काम करता है। तो यहाँ पे दो मीनिंग हो गई। तो आपको याद रखना है बच्चों कि अगर कहीं पर भी एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हों और वो वर्ड सेम होता भी है, तो दैट इज पन ऑलवेज एज द फिगर ऑफ स्पीच। माई नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर आप लोग जब पोएट्री सेक्शन पढ़ते हैं तो बच्चों एनाफोरा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन ओवर देयर। आपने देखा होगा कि बहुत सी पोएटिक डिवाइसेस या पोएट्री में कोई एक लाइन चलते चलते नेक्स्ट लाइन एंड से शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक वर्ड रिपीटेडली यूज होता है या मल्टीपल टाइम यूज किया जाता है किसी फ्रेज में, किसी सेंटेंस में, तो वहां पर हम हमेशा पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज करते हैं। हम वहां पे रिकग्नाइज करेंगे कि एनाफोरा का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि वन इज यूज्ड थ्राइस, मतलब वन का यूज 3 बार किया गया है जस्ट टू शो कि ही हैड 1 एप्पल 1 ऑरेंज एंड 1 पियर। तो यहाँ पर रिपीटेडली एक वर्ड का यूज किया गया है, दैट इज व्हाई इट इज एनाफोरा द पोएटिक डिवाइस। सेनेक्डोइक। Synecdoche is a statement in which one part of something is explained or expected to relate the whole. मतलब अगर मैं इसको अपनी भाषा में बताऊं बच्चों, तो you know very well कि Synecdoche का मतलब होता है कि जब कोई एक पार्ट, किसी चीज का कोई एक हिस्सा उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ओज़ीमेंदियाज़ एक पोम थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओज़ीमेंदियाज़ की स्टैचू के फेस से उसकी पूरी हिस्ट्री डिस्क्राइब कर दी जाती है। उसी तरह से अगर आप इसको बात करें तो सेनेक्डोइक आपको एक पार्ट से पूरी डिस्क्रिप्शन को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल में न्यू व्हील्स और कुछ नहीं बल्कि न्यू व्हील्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो कार हैं। ही हैज़ गॉट सम न्यू व्हील्स का मतलब कि उसने पूरी एक कार पाई है और वो कार कैसी है, ऑल दैट। नेक्स्ट इज योर पैराडॉक्स। व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। मतलब क्या है बच्चों कि पैराडॉक्स जो होता है वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं कंफ्यूज करने वाली हूँ क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल बता रहा है कि डीप डाउन एना इज रियली शैलो। तो डीप क्या है बच्चों? डीप है यहाँ पे बिगिनिंग में यूज किया गया कि अंदर से एना बहुत ज़्यादा शैलो है। शैलो का मतलब क्या होता है? उथली होना, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना। शैलो और डीप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो पैराडॉक्स क्या होता है बच्चों कि पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में ही
अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब अपने आप में ही वो सेंटेंस दो ऑपोजिट लाइन को, दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज कर रहा है और एक सेंटेंस में मीनिंग बना रहा है। यस स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी पोएटिक डिवाइस पे, जो कि इस वीडियो की लास्ट पोएटिक डिवाइस है, नेम्ड एज सिंबोलिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसी सिंबल की। तो जब भी बच्चों किसी भी पोइट्री में या किसी भी जगह पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को, किसी क्वालिटी को सिग्निफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक सिंबल बना देते हैं, किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सिंबोलिज्म। जिसको अगर हम इसकी डेफिनेशन से बोलें, इट सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग द सिंबॉलिक मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इट लिटरल। मतलब जो लिखा है उससे उसका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि आंट जेनिफर वोर अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब अंकल की चूड़ियां नहीं पहनी, अंकल के नाम की चूड़ियां उन्होंने पहन रखी हैं। सो होप सो स्टूडेंट्स, मैंने आगे के स्लाइड्स में जो भी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस आप लोगों के साथ शेयर की हैं इस वीडियो में, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड देम वेल। आपने उनको बहुत अच्छे से समझा। मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। तो भूलिए कि नहीं, don't forget to like, share, subscribe with your friend. Keep learning, keep understanding. Thank you so much. Have a good day.